तो आज हम समझ रहे हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम आखिर मापी कैसे जाती है। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इस पूरी प्रक्रिया की जो पेचीदगियां हैं उन्हें समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रीय आय किसी भी अर्थव्यवस्था की सेहत को समझने का एक बहुत बहुत जरूरी पैमाना है और इसे नापने के आप देखें तो कई पहलू हैं। हम्म। जो स्रोत हमने देखे वो मुख्य रूप से 3 तरीकों पर रोशनी डालते हैं। एक है उत्पादन विधि, हम्म। फिर आय विधि हम्म। और तीसरी व्यय विधि। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अलग अलग रास्ते होते हुए भी हम्म। सैद्धांतिक रूप से एक ही मंजिल पर पहुंचने चाहिए। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। चलिए फिर एक एक करके इन तरीकों को देखते हैं। शुरुआत उत्पादन विधि से करते हैं। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये शायद ये देखता है कि एक साल में देश में कुल कितना सामान और सेवाएं बनी। एकदम सही। ये तरीका एक तय समय में, मान लीजिए एक वित्त वर्ष में, अर्थव्यवस्था में बने सभी अंतिम गुड्स और सर्विसेज मतलब फाइनल वाले, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ता है। अच्छा, फाइनल वाले। हाँ, इसमें सबसे आम माप है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, वो भी बाजार कीमत पर, जिसे हम जीडीपी एमपी कहते हैं। ये असल में क्या है, देश की सीमा के अंदर जितने भी उत्पादक हैं उन्होंने मिलकर जो वैल्यू एडिशन किया है ना, ये उसका कुल जोड़ है। अच्छा, वैल्यू एडिशन मतलब जैसे कच्चे माल से तैयार माल बनाने में जो कीमत बढ़ी वो। और ये अंतिम गुड्स और सर्विसेज ही क्यों? हाँ, वही वैल्यू एडिशन। और अंतिम इसलिए ताकि दोहरी गिनती ना हो। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। हाँ, हाँ हाँ। जैसे मान लीजिए टायर की कीमत कार की कीमत में तो शामिल है ही, तो हम टायर और कार दोनों को अलग अलग नहीं गिन सकते। सिर्फ कार को गिनेंगे क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट है। समझ गई। स्रोतों में इसी से जुड़े कुछ और कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं। जैसे जीडीपी को अगर फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एफसी पर लाना हो तो मार्केट प्राइस जीडीपी एमपी से अप्रत्यक्ष टैक्स घटाना पड़ता है और सब्सिडी जोड़नी पड़ती है। अच्छा, टैक्स घटाना और सब्सिडी जोड़ना क्यों? ये मैं बताता है कि उत्पादन के साधनों को असल में कितनी लागत मिली, मतलब सरकार के टैक्स और सब्सिडी का असर हटाकर। ठीक है, समझ गई लागत की बात। बिल्कुल। फिर अगर इसमें से हम घिसावट यानी डिप्रिसिएशन हटा दें तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर एनडीपीएफसी। अच्छा, नेट। हाँ, और जब इस घरेलू आय में हम विदेशों से आई नेट फैक्टर इनकम, मतलब बाहर से कमाकर जो पैसा देश में आया और यहां से जो बाहर गया उसका अंतर, वो जोड़ दें तो हमें मिलती है राष्ट्रीय आय, जिसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर एनएनपीएफसी कहते हैं। ओके, तो ये पूरा हिसाब हुआ। इस तरीके में क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, मतलब क्या चीजें शामिल नहीं होती? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। जैसे पुरानी चीजों की खरीद बिक्री इसमें नहीं जुड़ती। क्यों? क्योंकि वो जिस साल बनी थी उस साल की जीडीपी में गिनी जा चुकी हैं। हम सिर्फ नया प्रोडक्शन गिनते हैं। इसी तरह जैसा हमने पहले कहा, मध्यवर्ती वस्तुएं यानी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं गिनी जाती। ताकि डबल काउंटिंग ना हो। बिल्कुल। और एक और चीज, जैसे आपने अपने घर के बगीचे में सब्जी उगाई और खुद ही खा ली, तो उसका बाजार भाव लगाना मुश्किल है, इसलिए ऐसी चीजों को भी अक्सर शामिल नहीं किया जाता। और हाँ, पिछले साल के स्टॉक की कीमत अगर इस साल बढ़ गई तो वो बढ़ोतरी भी नहीं गिनी जाती। ठीक है, तो ये तो हुआ कि कितना बना। अब अगर इसे दूसरी तरफ से देखें, मतलब ये सब बनाने से लोगों ने कमाया कितना, क्या यहाँ पर आय विधि काम आती है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आय विधि ठीक यही करती है। ये प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे जितने भी साधन हैं, मजदूर, पूंजी, जमीन, एंटरप्रेन्योर, उन सबको जो कुल आय मिली है उसको जोड़ती है। अच्छा। इसमें मुख्य रूप से क्या आता है? कर्मचारियों का मुआवजा मतलब मजदूरी, वेतन वगैरह, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें किराया, ब्याज, मुनाफा आता है, और एक होती है मिक्स्ड इनकम, जैसे छोटे दुकानदार या डॉक्टर की आय। यानी उत्पादन के जो फैक्टर्स थे उनको जो पेमेंट मिला उसका हिसाब। स्रोत ये भी बताते हैं कि इससे भी हम एनएनपीएफसी यानी राष्ट्रीय आय तक पहुंच सकते हैं। हाँ, रास्ता वही है। पहले देश के अंदर हुई कुल आय निकाली जो कि एनडीपीएफसी है, फिर उसमें विदेश से आई नेट फैक्टर इनकम जोड़ दी तो एनएनपीएफसी मिल गया। ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ चीजें शामिल नहीं होती, ये ध्यान रखना जरूरी है। जैसे ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे जैसे पेंशन, बेरोजगारी भत्ता या स्कॉलरशिप, ये सब, क्योंकि ये किसी उत्पादक सेवा के बदले में नहीं मिल रहे हैं। ये एक तरफा भुगतान है। अच्छा, मतलब ये कमाई नहीं है, एक तरह की मदद या अधिकार है। हाँ, बिल्कुल। और इसी तरह गैर कानूनी कामों से हुई आय, या मान लीजिए किसी की लॉटरी लग गई,
तो वो पैसा भी राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता। अरे वाह, चाहे कितना भी बड़ा अमाउंट हो। जी हाँ, आधिकारिक आंकड़ों में उसे शामिल नहीं करते हैं। दिलचस्प। चलिए अब तीसरा और आखिरी नजरिया देखते हैं, व्यय विधि। इसमें क्या हिसाब लगता है? व्यय विधि, जैसा नाम से पता चल रहा है, ये देखती है कि देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च कितना हुआ। लोगों ने, बिजनेस ने, सरकार ने, सबने मिलकर कितना खर्च किया। अच्छा। इसमें जीडीपी का एक सीधा सा फॉर्मूला है। जीडीपी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ओके, ये CIGXM क्या है? जरा इन्हें खोलेंगे? जरूर। सी है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हम आप जैसे लोगों का घरेलू खर्च, जो हम खाने पीने, कपड़ों वगैरह पर करते हैं। ठीक है। आई है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम आम भाषा में इन्वेस्टमेंट या निवेश कहते हैं। मतलब बिजनेस द्वारा नया निवेश, मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह। जी है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सरकार का खर्च, जो वो सामान और सेवाओं पर करती है, जैसे सड़कें बनवाना, सैलरी देना। ओके। और एक्स माइनस एम है नेट एक्सपोर्ट, यानी हमारे देश ने जो सामान बाहर बेचा, निर्यात। एक्स, उसमें से वो सामान घटा दिया जो हमने बाहर से खरीदा, आयात। एम। समझ गई। तो ये सारा खर्च जोड़कर GDP आ गया। इसमें भी वही सावधानी रखनी होगी कि दोहरी गिनती ना हो और पुरानी चीजें। बिल्कुल, इसमें भी सिर्फ अंतिम व्यय गिना जाता है। और हाँ, पुरानी चीजों पर किया गया खर्च इसमें शामिल नहीं होता। जैसे आपने कोई सेकेंड हैंड कार खरीदी, तो वो इस साल की जीडीपी में नहीं जुड़ेगी। अच्छा। इसी तरह अगर आपने शेयर्स या बॉन्ड्स खरीदे, तो वो भी इसमें नहीं जुड़ता, क्योंकि वो सिर्फ एक फाइनेंशियल एसेट का ट्रांसफर है। उससे कोई नया प्रोडक्शन या सेवा पैदा नहीं हुई। ठीक है। तो संक्षेप में हमने देखा कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए ये 3 अलग-अलग नजरिए हैं: उत्पादन, आय और खर्च। और जैसा आपने शुरू में कहा, सिद्धांत रूप में तीनों से एक ही आंकड़ा मिलना चाहिए। हाँ, कागज पर तो यही होता है, थ्योरी यही कहती है, पर असल दुनिया में आप जानती हैं, आंकड़े इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है। तरीके अलग होते हैं, कहीं को छूट जाता है, कहीं कुछ डबल काउंट हो सकता है भूल से, तो नतीजों में थोड़ा बहुत फर्क आ ही जाता है। हाँ, व्यावहारिक दिक्कतें तो होंगी ही।